हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर नंबर 5 ने पढ़ा था, उसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो उसके बाद हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, और लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो हाउ टू राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और अदर मीडियम के रेस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, और बहुत सारे एक 1 मीडियम 2 मीडियम 3 मीडियम 4 मीडियम 5 मीडियम बहुत सारे मीडियम हो तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका कंसेप्ट जो आज मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, अगर आप कंटिन्यू पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से लास्ट तक आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सपोज ये हमारा रिफ्रैक्टिव एक इंटरफेस है दो मीडियम का। क्या है इंटरफेस? या आपका N1 या आपका N2। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2। अब जब दो केस की बात हो, दो मीडियम हो, तब तो हमारे लिए लिखना बहुत इजी। लेक्चर में 5 में हमने पढ़ा था। दो के लिए हम क्या लिखते हैं? N21 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? N21। तो इसका क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है। तो इसको क्या लिखते हैं? 2 पहले, तो 2 पहले ऊपर रखेंगे, इसको याद रखेंगे इस तरीके से। 1 बाद में तो 1 बाद में लिखेंगे। तो ये तो हो गया लिखने का तरीका। कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं N21। अगर मैं इसको लिखूं N12 तो क्या लिखूंगा? N1/N2, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अगर आप इसके अंदर N2 को N1 के ऊपर में लिखे तो बात एक ही है। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1/N1/N2 लिख सकता हूं। अगर इसको सॉल्व करें N1/N2 तो N2 को वापस ऊपर भेजेंगे, ये बनेगा। चलो ये बनेगा, ठीक है। तो 1/N1/N2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? N1/N2 क्या लिख सकते हैं? N12। तो क्या बन गया? N21 = 1/N12 लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। तो N21 अगर 21 लिखे और आप 12 लिखना चाहें तो 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो 21 और 12 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलो और लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 6 इक्वल टू किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6 5 के इक्वल होगा। क्यों? अभी बताया, जो ये लिखते हैं उसका रेसिप्रोकल करना है तो नंबर उल्टा कर दो, तो इधर 1 के अपॉन में लिखना है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 का 1 के रेस्पेक्ट में लिखना है तो क्या लिखेंगे? थर्ड मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिख सकते हैं N13 लिख सकते हैं। तो ये तो कंसेप्ट था रेसिप्रोकल वाला। तुमने रेसिप्रोकल वाला लिखना सीख लिया, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे मीडियम हो तब क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पर बात करते हैं N1 की, यहाँ बात करते हैं N2 की, यहाँ बात करते हैं N3 की, यहाँ बात करते हैं N4 की, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए? देखिए, अभी मैंने सिखा दिया कि 4/1 लिखना है तो कैसे लिखते हैं? 4/1 लिखते हैं। 3/1 निकालना है तो कैसे? 3/1 लिखते हैं। 4/3 अगर निकालना है तो 4/3 आना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से 4 मीडियम दे रखे और आपको निकालना है, सपोज N4/1 निकालना है। क्या निकालना है? तो आपको क्या चाहिए? आपको फाइनली चाहिए N4/N1। N4/N1 आपको चाहिए, क्योंकि N4/1 को 4/1 ही लिख सकता हूं। तो इस तरह से आपको लिखना है। देखिए, N4 आपको गिवन नहीं है, N1 आपको गिवन नहीं है, तो हम क्या करें? आपको गिवन है N3 2 के रेस्पेक्ट में गिवन है, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में गिवन है, या 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, इस तरह से कुछ अलग गिवन है। इंडिविजुअल 4 इंडिविजुअल 1 गिवन नहीं। अगर N4 फोर्थ मीडियम का रिप्रेजेंटेशन गिवन है, 1 मीडियम का रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो डायरेक्ट पुट करते हैं, रेशियो करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 4/1 का। बट ये गिवन नहीं है, फिर क्या करें? तो देखिए, दूसरा तरीका ढूंढते हैं। क्या ले सकते हैं? देखिए, 4/, आप क्या करो? 3 लिखो, इंटू में 3/2 कर दो, और इधर 2 लास्ट में आया 1। तो देखिए, आखिर में इनको सॉल्व करने पर वापस ये मिलेगा नहीं। देखो, 3 से 3 क्रॉस में कट, 2 से 2 क्रॉस में कट, बचा क्या? आखिर में क्या बचा? 4, ये N4 अपन में क्या बचा? N1। तो आ गया N4/1, आ गया ना। चलो समझ में आ गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? N4/1 को लिखे कैसे? देखो, N4/1 आया कैसे? इस तरह से सॉल्व करने पर आया। अब इस तरह के सॉल्यूशन में क्या है? किसका इंटू हो रहा है? 4/3 का। तो ये हो रहा है 4/3 को 4/3 लिखेंगे।
इंटू हो रहा है 3/2, तो इंटू होगा n3 2 और फिर हो रहा है 2 1, तो इंटू करेंगे 2 1। अब देखिए 4 3 3 2 2 1, एक एक कम होते हुए जाना, 4 से 3 3 से 2 2 से 1, तो 3 से 3 का 2 से 2 का 4 1 बचेगा ना, इस तरीके से तो आपका रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो जब भी 4 1 लिखना है आपको क्या करना है, 4 से 1 तक जाना है, 4 से 1 और ये एक एक को कम, 4 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1, तो इस तरह से आप लास्ट तक जाते रहेंगे, लिखते रहेंगे, मल्टीप्लाई करना है और आपका आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? चलो एक दूसरा एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल करते हैं, आपको निकालना है n5 2 निकालना है, उधर 4 1 था, इधर 5 2 निकालना है, तो कुछ नहीं करना आपको, 5 से 4 जाना है, 4 से 3 जाना है, और फिर 3 से 2 जाना है, 4 से 4 कर, 3 से 3 कर, 5 और 2 बच गया, आपको क्या मिला, n5 2 मिल गया रिप्रेजेंटेटिव। तो 5 का रिप्रेजेंटेटिव 2 के रेस्पेक्ट में इस तरह से निकाल सकते हैं। 5 का 4 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे रख दो, 4 का 3 के रेस्पेक्ट में रख दो और 3 का 2 के रेस्पेक्ट में रख दो, तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए n 1 के रेस्पेक्ट में, तो 5 1 कैसे निकालेंगे, 5 1 सिंपल सा निकालना है, n5 4 n4 3 n3 2 और n2 1 लास्ट तक जाना है। तो देखो इन सबको मल्टीप्लाई में रख दो, n5 1 आ जाएगा और ये चीज आपको गिवन होगी, क्या होगी, ये आपको गिवन होगा, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन, देखिए 5 का रिप्रेजेंटेटिव 4 के रेस्पेक्ट में 2 आ रहा है, 4 का 3 के रेस्पेक्ट में 3 आ रहा है, 3 का 2 के रेस्पेक्ट में 4 आ रहा है और 2 का 1 के रेस्पेक्ट में 5 आ रहा है। और आपको निकालना है फाइंड क्या करना है आपको, n का निकालना है, n 4 का 1 के 5 का 1 के रेस्पेक्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, 5 × 4 इंटू, आप चाहे तो n for 1 भी करके आप 5 1 को शो कर सकते हैं कि सर 4 से 4 पर 5 1 ही बचेगा ना, लेकिन 4 1 तो गिवन ही नहीं है, बताओ 4 1 कहीं गिवन है, 4 1 कहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप लिख तो सकते हैं 5 1 1 शो हो जाएगा, लेकिन 4 1 तो गिवन ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 5 4 3 इंटू 3 2 इंटू 2 1, 5 4 की वैल्यू 2 इंटू 4 3 की वैल्यू 3 इंटू 3 2 की वैल्यू 4 और 2 1 की वैल्यू 5। हालांकि बड़ी वैल्यू इतनी दे रखी है, इतनी नहीं होती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। प्रैक्टिकली जो भी वैल्यू होगी वो कंसीडर करेंगे। तो 2 × 3 6 6 × 4 24 20 × 5, तो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स आ गया 120। प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल कोई भी आए तो आपको लिखना आना चाहिए कि 5 1 हो या 4 हो, कोई भी, तो आपको पीछे से 5 से 1 तक आपको डिक्रीज करते हुए जाना है। अगर 5 1 की जगह आपको कुछ भी दूसरा हो सकता है, सपोज n5 4 हो, और 5 से 4 तो आप क्या है, उधर 5 4 ही चाहिए, हो सकता है 3, तो आप कर सकते हैं n5 4 इंटू n4 3, तो आपको 4 3 5 4 गिवन होगा। बट एक चीज यहाँ पर है, कुछ क्वेश्चन घुमा के देख सकते हैं कैसे, आपको 5 3 निकालना है, n5 4 भी गिवन होगा, बट यहाँ पर 4 3 आपको गिवन नहीं होगा, हो सकता है आपको वो n3 4 गिवन करें। अब n3 4 गिवन है, n5 4 गिवन है, और 5 3 निकाले, तो निकाले कैसे, बताओ आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए n यहाँ पे आपको कुल मिला के टारगेट है 5 3 5 और 3 रेशियो में लाना, तो क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करें, जो आ जाएगा। तो n5 4 डिवाइड बाई n3 4 कर दो, ऐसे लिख दो। अब ऐसे लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा, क्यों, n3 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, n3 4 इक्वल टू 1/,
43, 3 4 का रेसिप्रोकल कितना 1.43, 3 4 की जगह रखो n 5 4 अपॉन में 1.43, तो 43 1 के अपॉन में 43 ऊपर जाके इसकी n 43 1 के अपॉन आया ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जाकर वापस ऐसा ही बन जाएगा। बट आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इस तरीके से आप डिवाइड ही कर दो, डायरेक्ट जो भी आया इसका डिवाइड ही कर दो। तो आपको क्या करना है, अब डिवाइड में होगा तो देखिए 5 अपॉन n5 अपॉन n4 हो रहा है और n3 अपॉन n4 हो रहा है, तो क्या होगा 4 से 4 कट 5 बाई 3 बचेगा, 5 3 निकल के आ रहा है। ठीक है ना। एक एग्जांपल और करते हैं इसका, n की वैल्यू सपोज आपको फाइंड करना है, आपको n4 निकालना है, तो 4 निकालेंगे तो आपको सपोज गिवन हो सकता है 4 का 3 और यहाँ पर 2 का 3 गिवन है, मतलब 4 का रिप्रेजेंट 3 के रेस्पेक्ट में गिवन है, 2 का 3 के रेस्पेक्ट में गिवन है, सेम मीडियम के रेस्पेक्ट में गिवन है। तो यहाँ पर 4 का 2 निकाला तो 4 बाई 2 आ जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा। तो जब डिवाइड में रखें तो आपको क्या देंगे, सिमिलर नंबर हो जब भी गिवन सेम सेम पीछे की तरफ सेम सेम दे रखा है तो आप डिवाइड कर दो। देखिए 4 3 डिवाइड बाई n 3 से 3 कट 4 बाई 2 मिलेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं आपको 4 बाई 2 ही मिलेगा। तो ऐसा जब आए जब 4 2 निकालना है और 4 का किसी और के रेस्पेक्ट में रखा है, निकालना है 4 का, तो 4 का किसी और के रेस्पेक्ट में रखा है और 2 का भी उसी के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो आपको डिवाइड करना है। और अगर 4 का किसी और के रेस्पेक्ट में, 2 का भी किसी और के रेस्पेक्ट में, तब जाकर आपको सोचना है कहीं कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ आए बात? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है वो इसके रेस्पेक्ट में होता है, एयर के रेस्पेक्ट, वाटर के, ग्लास के रेस्पेक्ट में, इस तरह से होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए आपको सपोज एग्जाम में पूछ रहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कीजिए ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में, और आपको गिवन है ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में गिवन है सपोज 2 एंड वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में गिवन है 0.5। तो यहाँ देखो ग्लास एयर के रेस्पेक्ट में, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, आपको ग्लास का वाटर का रेस्पेक्ट निकालना है, तो इधर की एयर के रेस्पेक्ट में, इधर की एयर के रेस्पेक्ट में, तो सिमिलर रेस्पेक्ट जब हो, जब भी रिफ्लेक्टिवनेस सेम, इसका भी इसके रेस्पेक्ट में, इसका भी इसके रेस्पेक्ट में, उसका भी इसके रेस्पेक्ट में, इसका भी इसके रेस्पेक्ट में, मतलब हर एक मीडियम का रिप्रेजेंटेटिव सेम मीडियम के रेस्पेक्ट में होता है, तब कहीं कहीं आपको देखना है कि डिवाइड होगा। तो आप देखिए डिवाइड करो तो आपको ग्लास और वाटर का एयर से एयर कट जाएगा और ग्लास और वाटर मिलेगा। ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कीजिए तो एन ग्लास रिप्रेजेंटेटिव ग्लास विद वाटर, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ग्लास का एयर का रेस्पेक्ट है और वाटर का एयर, तो सेम सेम एयर एयर कट जाएगा और ग्लास और वाटर बचेगा। आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं तो ग्लास और वाटर भी ही मिलेगा। अलग अलग का मतलब कैसे, आप ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट तो ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में लिख दिया, फिर वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में तो इसको लिख दिया वाटर का एयर के रेस्पेक्ट। अब देखो क्या हो रहा है, ये अपॉन ये, तो मल्टीप्लाई करके उल्टा होगा तो ये वाला ए से ए कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ग्लास का वाटर ही बचेगा। इसका मतलब डायरेक्ट हम यहाँ से ही कट कर सकते हैं। तो आप ग्लास का 2 और वाटर का 0.5, 2/0.5 कितना हो गया, 0.5 उड़ेगा, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0, 20/5 इसका आंसर आएगा 4। ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना आ गया होगा। देखो नेक्स्ट देखिए, अब आपको मल्टीप्लाई में भी करना आना चाहिए। मल्टीप्लाई में क्वेश्चन देता हूँ एक। अब देखिए ग्लास का एयर का रेस्पेक्ट निकालना आपको, ग्लास का वाटर, वाटर का एयर, आपको ग्लास से एयर, तो ग्लास से एयर जाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा ग्लास का वाटर, फिर इंटू करेंगे वाटर का एयर, तो देखो वाटर वाटर आपस में कट हो जाएगा यहाँ पास में। ठीक है। आप सोच रहे कैसे कट रहा है, अभी मैंने बताया, इसको प्रॉपर तरीके से करो तो ऑटोमेटिक कटेगा। ग्लास का वाटर को लिख कैसे सकते हैं, ग्लास में वाटर लिख सकते हैं, तो देखो ग्लास अपॉन वाटर इंटू हो रहा है, क्या लिख सकते हैं वाटर एयर को, वाटर अपॉन एयर। तो देखिए
वाटर अपॉन एयर, वाटर से वाटर कट, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कट कर देता हूँ। जो पास में जो होता है ना उसको कट कर दो डायरेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई में सॉल्व करते हैं तो ये इससे कट हो जाता है, तो ग्लास और एयर बचेगा, ग्लास और एयर बचेगा फर्स्ट और लास्ट, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो आ जाएगा। तो कितना हो गया 2 और 1, तो ये जाएगा 2 × 1, आंसर आपका 2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो डिवाइड वाला इसका समझा, मल्टीप्लाई वाला समझा। इस ग्लास वाटर एयर के रेस्पेक्ट में एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है ना। ओके, n13 1 का 3 का रेस्पेक्ट निकालना है, तो 1 का 3 रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/n31, 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/31, तो 31 आपको गिवन है तो देगा 1/2, n13 कितना हो जाएगा 1/2 = 0.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो किस तरीके से एक मीडियम का दूसरे मीडियम का अदर मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन लिख सकते हैं, तो आपको शायद लिखना आ गया होगा। तो अब यहाँ से हम लेंस नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ इससे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक सारा कंप्लीट किया, ठीक है ना। अब लेंस के अंदर लेंस होता क्या है, देखिए डेफिनेशन इसकी, लाइट, ठीक है। इट इज ए पीस ऑफ इट इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, उसी का एक टुकड़ा होता है विच इज बाउंडेड बाई 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। ऑल्सो इट इज ए ऑप्टिकल डिवाइस विच कन्वर्ज एंड डाइवर्ट द रे ऑफ लाइट, इज नोन एज, ठीक है ना, इज नोन एज लेंस। व्हाट इज लेंस? इट इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज bounded by 2 reflecting surface. Also it is the optical device which converge and diverge the ray of light is known as lens. तो ये आपका लेंस की डेफिनेशन होगी। अब लेंस के टाइप्स कितने हैं, 2 टाइप्स मेनली जो हमारे सिलेबस में है, कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ये आपका कॉनकेव लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इस तरह से। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ये आपका कॉनकेव लेंस होता है। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन जो मिरर के अंदर पड़ी थी वो सिमिलर है, सेम डेफिनेशन रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना। बस एक पोल जो होता है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है ना। जो पोल यहाँ पर जो उधर पोल होता है, इधर ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। बाकी सारी डेफिनेशन सिमिलर रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, रेडियस कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर सारी आप सेम कह सकते हैं। बट फर्क ये है, मिरर केस में एक ही फोकस हुआ करता था, इसमें 2 फोकस हैं, एक इस सरफेस का, एक इस सरफेस का। इस सरफेस का जो फोकस होगा, इस सरफेस का फोकस इधर होगा और इस सरफेस का फोकस इधर होगा। इसके अंदर भी इसका जो फोकस होगा वो इस तरफ होगा और इसका जो फोकस होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है ना। अगर फोकस आपका यहाँ है तो सेंटर कर्वेचर यहाँ होगा, डबल लेंथ पे होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज इसके अंदर प्लेनो कॉनकेव जो 12th क्लास में वो हम बाद में पढ़ेंगे। प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, जो अदर लेंस भी होते हैं वो अपन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, जो 12th क्लास के अंदर सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। तो अब ऑप्टिकल सेंटर आपको समझ में आ गया, जो उधर पोल होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सिमिलर होता है, कॉन्वेक्स लेंस सिमिलर टू कॉनकेव मिरर। अब सिमिलर कैसे, दिखने में सिमिलर नहीं होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। देखो इसमें 6 डायग्राम होते हैं, इसमें भी 6 डायग्राम हम बनाते हैं। इसमें भी रियल और वर्चुअल इमेज बनती है, इधर भी वर्चुअल और रियल इमेज बनती है। इधर भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है। इधर के कॉनकेव मिरर में क्या होता था, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे तो वर्चुअल इमेज बनती थी। इधर वर्चुअल इमेज इनलार्ज बनती थी, तो इधर भी वर्चुअल इमेज इनलार्ज बनती थी, ठीक है ना। तो इधर कॉनकेव मिरर के अंदर हमने जो पढ़ा था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज बनेगी फोकस पे। तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे, इमेज बनेगी फोकस पे। उधर मैंने पढ़ा था ऑब्जेक्ट को फिर इन्फिनिटी से कहाँ से ले आए थे अपन, बियॉन्ड द सी। तो बियॉन्ड द सी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में रखा था, इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन सी एंड एफ। इसमें भी केस बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड द सी, इमेज विल फॉर्म बिटवीन द सी एंड एफ। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, सी पे, इमेज कहाँ बनी थी, सी पे।
यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज सी पे बनेगी। तो जो 6 डायग्राम जो थे सिमिलर टू इसके अंदर होते हैं। और इसके अंदर सिमिलर किसके होता है, ये सिमिलर टू कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो इसमें भी ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। और इसमें क्या था, इसमें ऑब्जेक्ट को एक तो इन्फिनिटी पे रखो या फिर आप फोकस और सॉरी पोल और इन्फिनिटी बीच में कहीं भी रख सकते थे। तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे एक तो रखेंगे जब इमेज फोकस में बनेगा, दूसरा केस है इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी और इधर आपके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच भी बनेगी। इधर भी इमेज कहाँ बनती थी, और एक वर्चुअल इमेज पोल और फोकस के बीच बनती थी। तो इधर भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही बनेगी। तो जो पॉइंट्स इसमें थे वैसे वैसे पॉइंट्स इधर कितने 2 डायग्राम और 2 पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में पढ़े थे, इधर भी 2 डायग्राम और 2 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको मिरर अच्छे से समझ में आ गया तो लेंस में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसलिए लेंस को समझने से पहले मिरर के सारे पॉइंट अच्छे से समझ लो, लेंस ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, फिर लेंस के डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको बहुत फास्टली डायग्राम बना के आपको बता दूंगा कि इसमें कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए एक एक डायग्राम इसमें देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में। अब ऑप्टिकल सेंटर ये, अब इसमें टाइप्स ऑफ रे हैं, 2 ही रे ज़्यादातर इसमें मानी जाती है। तो 2 रे हम मोस्टली यूज़ करते हैं, 99.99% 2 रे यूज़ करते हैं। वो कौन होती है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले मिरर भी ये होती थी, इसमें भी सेम रे, और कहाँ से होकर जाएगी, फोकस है, ठीक है ना। तो ये फोकस है, तो इसकी यहाँ पर सेंटर होगा, ये F1 ये C1, तो इधर F2 इधर C2, हमने 1 इधर C2 इधर इसलिए बना क्योंकि हमारा मेन फोकस ये है, 1 ये और 2 ये, हमारा फर्स्ट फोकस ये है। अब चलो 1 इधर ले लो 2 इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट ये आई पहले इन्फिनिटी से जाएगी और यहाँ से कहाँ से जाएगी, फोकस हो जाएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस। चलो रे का कलर चेंज कर लेते हैं। चलो ये आपकी रे आई और कहाँ से गई, फोकस से जा रही है। दूसरी रे इन्फिनिटी से आ रही, कहाँ से जा रही, फोकस से। तीसरी रे आई कहाँ से जा रही, फोकस से। चौथी रे आई कहाँ से जा रही, फोकस से। और रे आर पासिंग विद द फोकस, तो दिस इज द मेन फोकस। तो सारी रे आ रही है इन्फिनिटी से और कहाँ से मीट हो रही, कहाँ पे मीट हो रही है, फोकस में मीट हो रही है। तो सेम केस सेम डायग्राम आपके कॉन्केव मिरर में फर्स्ट डायग्राम ये था, इसमें भी फर्स्ट डायग्राम आपका ये रहेगा, ठीक है ना। अब बाकी इसमें ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे इमेज कैसे बन रही है, डिमिनिश बन रही है, बहुत ही छोटी बन रही है और एकदम गोल सन के शेप में स्मॉल डिमिनिश इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर। अब देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाएंगे इमेज उस तरफ मूव करेगी, ठीक है ना। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड द सी, इमेज कहाँ जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ मूव करेगी, दोनों के बीच में, तो इधर मूव करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखते हैं बियॉन्ड द सी, तो ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, ये रे आई पैरेलल, तो पैरेलल रे जाएगी तो कहाँ से पास होकर जाएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर फोकस से, तो यहाँ से होकर गई फोकस से, ओके। अब दूसरी रे जो जाएगी इसके अंदर, उसमें तो देखो पहले डायग्राम सारी पैरेलल रे थी, ठीक है ना, तो दूसरी रे उसमें बनी नहीं। अब इसमें दूसरी रे बनेगी, वो कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आपको पास करना। उसमें भी ज़्यादातर हम कौन सी दूसरी रे यूज़ करते हैं, जो पोल से पास करते थे। इसमें भी आपको अब इसमें एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ऑप्टिकल सेंटर से कभी भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधी जाती है। तो यहाँ से लाइट जब आएगी तो देखिए क्या हो रहा है, सीधी ऑप्टिकल सेंटर से रे पास हुई और सीधी यहाँ पे पैरेलल और फिर फोकस है, तो इमेज पॉइंट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड द सी, इमेज कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। तो सेम पॉइंट सेम डायग्राम उधर भी बन रहा था, बट फर्क क्या था, उसमें इमेज सेम साइड बन रही है, इसमें इमेज ऑपोजिट साइड। अब इमेज का नेचर क्या है यहाँ पर, रियल, क्यों, इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि जो इन्वर्टेड होती है वो रियल होती है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और इससे पहले वाला डायग्राम था इसके अंदर कौन सा ये भी आपके रियल इमेज है और इमेज है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी स्मॉल इमेज है, ठीक है ना, यहाँ स्मॉल इमेज कहेंगे कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, अब सेकंड डायग्राम हो गया। थर्ड डायग्राम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, सी पे, ये रखते हैं ऑब्जेक्ट सी पे।
अब ये पहले रे कहाँ से जाएगी, फोकस से, ये फोकस से जाएगी। अब दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, सीधी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और यहाँ बनेगी। तो ये इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर सी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, सी पे, ये पॉइंट सी है, ध्यान रखना। ये सी F2, ये C2, सी पे ऑब्जेक्ट, इमेज भी आपकी C1 पे, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बन गया। अब नेक्स्ट डायग्राम ऑब्जेक्ट का रखेंगे C और F के बीच में। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, बिटवीन C एंड F। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द C। तो देखिए ये पहले हो जाएगी, यहाँ से जाएगी फोकस से, ठीक है ना। अब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से, और यहाँ पर मीट करेंगे। तो इमेज क्या आ रही है, तो सेम सारे डायग्राम सेम बन रहे हैं, तो डायग्राम हमारे लिए इजी है, ठीक है ना। तो अब इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड द C, ऑब्जेक्ट का बिटवीन C एंड F। तो अब इसका रेसिप्रोकल डायग्राम हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C होता है तो इमेज बनती है बिटवीन द C एंड F, और ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F तो इमेज बनती है बियॉन्ड द C, ठीक है ना। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो अब देखो यहाँ से फोकस से जाएगी, ले ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, अब इमेज देखो कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ये इस तरह से रे पैरेलल जाएगी, ठीक है ना, दोनों रे आपकी पैरेलल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये आपका फोकस ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट मैंने फोकस पे बनाया, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज आपकी इन्फिनिटी बनेगी, पैरेलल जा रही है। अब देखिए इन्फिनिटी आ रही है, इमेज बनेगी कहाँ, फिर आपकी वर्चुअल में आ जाएगी। अब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। अभी सारी रियल इमेज बनी, अब फोकस तक ऑब्जेक्ट, फोकस और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखते हैं तो रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। और कॉन्केव मिरर में भी यही था कि फोकस और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखते इमेज रियल इन्वर्टेड बनती थी कॉन्केव मिरर के अंदर। और कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को आगे मूव करते थे, फोकस और पोल के बीच में इमेज बनती थी, वर्चुअल इनलार्ज बनती थी। इसमें भी नेक्स्ट डायग्राम तो बनाएंगे, इसमें देखिए वर्चुअल इनलार्ज इमेज बनेगी, देखिए। अब ऑब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर रखते हैं मैंने ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है ना। अब रेज जो आपकी यहाँ जा रही है, यहाँ से कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है ना। अब दूसरी रेज कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास, तो दोनों रेज दूर दूर जा रही है, तो इसका मतलब ये पीछे जाके कहीं मीट करेगी। तो देखो ये दोनों रे आगे जाके कहीं मीट नहीं करेगी, तो हम इसको वर्चुअली पीछे मीट करेंगे, इसको पीछे यहाँ पे ये मीट करेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, यहाँ पे बनेगी। और इमेज कैसी बन रही, इनलार्ज बन रही, कैसे बन रही, इनलार्ज इमेज बनेगी। तो ये आपकी वर्चुअल इनलार्ज इमेज होगी। अब 6 डायग्राम ये कंप्लीट हुई हैं। अब इसके बाद कॉनकेव लेंस के डायग्राम है वो देख लेते हैं। ये सारे डायग्राम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मेन फोकस है आपका ये F2। अब आप कहेंगे सर इसको F1 नहीं लिखा, मैंने कहा ना F1 F2 किधर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटर ये है कि मेन फोकस है वहाँ आप 1 लिखना चाहिए। चलो इट्स ओके, मैंने इधर F1 लिख दिया, इधर F2 लिख दिया, अब लिख दिया तो चलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हैं, ये लो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा। अब इमेज जो बनेगी आपकी, इमेज देखो कहाँ पे बनेगी, पैरेलल जाएगी रे, पैरेलल। अब इस तरह से डाइवर्ट करेगी ये रे, इस तरह से डाइवर्ट करेगी कि इधर फोकस से जाएगी। तो ये रे, तो पहले हम फोकस से पास करा देते हैं, फिर ये यहाँ से डाइवर्ट होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से होगा, ये डाइवर्ट होगी और इसको पीछे मिला दिया हमने, ठीक है ना, वर्चुअली। अब यहाँ पे भी रे गई, अब इसको पीछे मिलाते हैं डैश डैश करके, और ये इसी डायरेक्शन जाएगी इधर, तो इसको पीछे मिल कर रही है,
यहाँ पे भी रे पीछे डैश डैश करके इधर मीट करेगी और ये इसी डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे रे जो आएगी वो भी इधर मीट करेगी और इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो सारी रे आगे मीट नहीं कर पा रही है, रिफ्लेक्टेड रे तो कहाँ मीट कर रही है, वर्चुअली मीट कर रही है। तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर वर्चुअली यहाँ बन रही है। अब नेक्स्ट डायग्राम जो बनाएंगे उसमें इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो आप, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम, अब देखिए ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, इमेज कहाँ बनेगी देख लो, यहाँ से इसको आप फोकस से पास करा दो, इसी डायरेक्शन में गई। अब दूसरी रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और सीधी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो ऑब्जेक्ट से जाएगी सीधी, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, इसका और इसका इंटरसेक्शन यहाँ हुआ। ये रे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो रे ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये रिफ्लेक्टेड ये, और एक आपकी ऑप्टिकल सेंटर से रे जो जा रही है, तो इनका इंटरसेक्शन का हुआ यहाँ पर हुआ, तो इसकी इमेज कहाँ हुई यहाँ पर। तो ऑलवेज इमेज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इन कॉन्केव लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में 6 डायग्राम है, ठीक है ना, आपको समझ में आगे में अच्छे से। तो ये तो हो गए सारे हमारे डायग्राम। अब देखिए नेक्स्ट आगे जो इसके अंदर आता है लेंस फॉर्मूला। क्या आता है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जो इसका डेरिवेशन जो है हमें 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट 10th क्लास में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सीबीएसई बोर्ड में इसके ऊपर न्यूमेरिकल के अलावा कुछ ही नहीं आता, न्यूमेरिकल ही आता है। डायग्राम भी रे डायग्राम बहुत ही 1 नंबर का कंप्लीट रे डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है, बाकी न्यूमेरिकल भी आता है। तो सारे लेंसेज के कंप्लीट कर दिए, डायग्राम हमने कंप्लीट कर दिए लेंसेज के। अब उसमें पॉइंट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने मिरर में पॉइंट्स याद कर दिए तो लेंस में आपको पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिमिलर पॉइंट यहाँ पर रहेंगे, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं और इसी पे हमारा चैप्टर लगभग ओवर होने पे होगा। थोड़ा सा बहुत कुछ टॉपिक बचेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो देखिए अभी कंटिन्यू लेंस फॉर्मूला कंप्लीट कर देते हैं। 1/f इक्वल हो जाए 1/b माइनस 1/u, ये आपका लेंस फॉर्मूला है। f यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ, और v यहाँ पर क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये आपका है फोकल लेंथ और v आपका है इमेज डिस्टेंस, और u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। u आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, ये तो साइन कन्वेंशन रूल जो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में जो मिरर के केस में हमने पढ़ा था, सेम साइन कन्वेंशन रूल यहाँ लगेगा। और फोकल लेंथ, अब देखिए आपका जो लेंस कॉन्वेक्स था तो इसका फोकस किधर था, इधर, ऑप्टिकल सेंटर ये, तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। और कॉनकेव लेंस में क्या था, कॉनकेव लेंस में फोकस किधर था, इधर था, मेन फोकस इधर था। फोकस कौन सा होता है, फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे रे मीट करती हैं, वो आपका फोकस होता है। तो इसमें ये आपका डाइवर्जिंग है, क्योंकि यहाँ पे रे डाइवर्ट होती है, यहाँ पे रे कॉन्वर्ज होती है, तो एक कॉन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस है। ये लेंस के दूसरे नेम है, ठीक है, जो एग्जाम में ज्यादातर यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपका फोकस है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, तो इसके लेंस फोकल लेंथ इधर हो गई, तो ये नेगेटिव हो गया। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये बात ध्यान रखना। तो ये फोकल लेंथ कब पॉजिटिव यूज करता है, कब नेगेटिव, लेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो लेंस फॉर्मूला तो हमारा ये यहाँ तक ही है। अब इसके अलावा डायरेक्ट इसका फॉर्मूला में न्यूमेरिकल में यूज है, तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे। अब इसमें कुछ मैग्निफिकेशन वो देख लो। अब मैग्निफिकेशन आपने मिरर में पढ़ लिया लेक्चर 5 से पहले, 5 तक जो भी पढ़ा तो उसमें मैग्निफिकेशन सीखा होगा। सेम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला उसी तरह से यहाँ पर, बस उसमें माइनस नहीं है आपका, ठीक है ना। तो m इक्वल टू h डैश अपॉन h, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा जो फॉर्मूला है मिरर के केस में हमारे यहाँ माइनस लगता है, लेंस के केस में माइनस नहीं लगता है, डायरेक्ट v अपॉन u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ये फॉर्मूला मिरर का होता है या माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना हो तरीका, तो आपको माइनस कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है वो मैं बता देता हूँ। मिरर केस में आपका फॉर्मूला होता है m इक्वल होता है माइनस, ये होता है मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u होता है। ये तो मिरर में होता है। लेंस में आपका होता है m इक्वल टू b/f
यू और 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो माइनस था, यहाँ गया का, तो याद रखने के हिसाब से आप ट्रिक्स रख सकते हैं कि सर यहाँ का माइनस यहाँ चला गया, यहाँ का माइनस यहाँ चला गया, और क्योंकि यहाँ माइनस था नहीं, यहाँ प्लस था, तो यहाँ से माइनस उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ माइनस गायब हो गया, तो यहाँ माइनस है नहीं, तो माइनस गया था, यहाँ प्लस था, या माइनस यहाँ आ गया। तो आपको इस तरह से याद रखना ट्रिक से, तो याद रह जाएगा। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, ये मिरर में, ये लेंस के अंदर, तो बस ये फॉर्मूला इसके अंदर, तो यहाँ पर लेंस कंप्लीट हो जाता है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और बाकी इसके अंदर जो पावर और लेंस टॉपिक बचा है, तो जो भी रिमेनिंग टॉपिक है लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर हमारा और ओवर हो जाएगा, फिर हम इस पर करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो आज का इस लेक्चर को हम यहीं ओवर करते हैं, और आई होप कि ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा। अगर वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। चलो, ओके, बाय।